हेलो दोस्तों। तो जैसा कि अपन पीवाई को सॉल्व कर रहे थे, तो अब हम सॉल्व करेंगे मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। ये बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक है, इससे खूब सारे क्वेश्चन आते हैं नीट में। जैसे इस बार भी लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो अपन जो 2021 से 26 तक के क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन रहेगा। इसमें पूछा गया है आपसे कि इस फ्लो चार्ट को कंप्लीट करो। पहले एक बात सुनो आप मेरी। आप इस साल का नीट का पेपर एनालिसिस करना, उसमें आप देखोगे अगर आपने पीवाईक्यू ढंग से सॉल्व किए हैं तो आपको टॉपिक का आइडिया लग जाएगा कि इन टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और मैं आपको इन 5 साल में ही बताऊंगा कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मतलब वापस उन्हीं चीज़ों को पूछा जा रहा है जो इंपॉर्टेंट है। तो इनको ढंग से सॉल्व करके जाओ, तो जो अब नीट होने वाला है उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। देखो क्वेश्चन है कि फ्लो चार्ट को बताओ, आप ये सेंट्रल डॉगमा को एक्सप्लेन कर रहा है कौन कौन सी प्रोसेस है। सबसे पहले लिखा हुआ है डीएनए से डीएनए बन रहा है, फिर कह रहा है डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, फिर कह रहा है आरएनए से क्या बन रहा है, प्रोटीन। अब इसमें कहा है कि डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं, और आरएनए से डी बनने को क्या बोलते हैं, प्रोसेस का नाम सी है। तो देखो, अगर मैं आपसे कहूं डीएनए से डीएनए क्या है, तो सबसे पहले आएगा रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए को बोलते हैं, डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो पहला तो हो गया रेप्लिकेशन, जो दो में है। दूसरा कह रहा है आरएनए से डी बनने को। तो आरएनए के बाद क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनने को हमने कहा रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए को बनने को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो यहां भी ट्रांसक्रिप्शन है, यहां भी ट्रांसक्रिप्शन है, तो ये दोनों ठीक है। आरएनए से डी बनने को, मतलब आरएनए से आगे प्रोसेस कौन सी आएगी, ट्रांसलेशन। यहाँ ट्रांसडक्शन है, ये नहीं आएगा, ट्रांसलेशन सही हो गया। और डी मतलब प्रोडक्ट क्या बनता है फाइनल, वो है प्रोटीन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना थर्ड। तो इसमें सिंपल आपसे प्रोसेस पूछी है कि डीएनए से डीएनए बनने को क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को क्या बोलते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनने को क्या बोलते हैं, और डी प्रोडक्ट पूछ लिया तो फाइनल प्रोडक्ट प्रोटीन हो जाएगा। दूसरा अगला क्वेश्चन का है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। और इसमें स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको 4। सबसे पहला है कैपिंग के अंदर मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड करते हैं 3' एंड पे। तो बताओ इसमें 3' एंड पे करते हैं, 5' एंड पे करते हैं, तो 5' पे। तो ये गलत हो गया। 3' मतलब 3' है तो गलत है, 5' होता तो ठीक था। 7 मिथाइल 7 mg फॉस्फेट, तो 7 मिथाइल ग्वानोसिन फॉस्फेट को ही क्या करते हैं यहाँ पे ऐड करते हैं, पर 5' पे करते हैं, 3 पे नहीं करते हैं। 3 पे तो क्या करते हैं, पॉली ए टेल मतलब एडनोसिन लगाते हैं। अगला कह रहा है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स विद रो फैक्टर। ये कह रहा है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है रो फैक्टर के साथ प्रोसेस को टर्मिनेट करने के लिए बैक्टीरिया के अंदर। ये बिल्कुल सही बात है। टर्मिनेशन फैक्टर कौन है, यही है। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। अगला कह रहा था कोडिंग स्ट्रैंड इज इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू एन एमआरएनए। यूं कह रहा है जो कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कॉपी होती है एमआरएनए में। अब आप बताओ, 2 स्ट्रैंड होती है हमारे पास, एक कोडिंग और एक टेम्पलेट। तो कोडिंग और टेम्पलेट में से कौन सी स्ट्रैंड है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो वो है टेम्पलेट। तो इसका सही आंसर होना चाहिए था टेम्पलेट कॉपी होती है, कोडिंग की इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं होती आरएनए में, टेम्पलेट स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन कॉपी होती है। तो आपको सर कोडिंग नाम से ऐसा लग रहा है कोई इंफॉर्मेशन कोड कर रहा है। तो देखो इसका नाम कोडिंग इसलिए दिया गया है क्योंकि ये जो एमआरएनए है कॉपी होगा वो इस टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये एमआरएनए किसके जैसा है, कोडिंग के जैसा। बस थायमिन और यूरेसिल का फर्क होता है। तो इसमें थायमिन होगा क्योंकि डीएनए है, तो इसमें क्या आ जाएगा यूरेसिल। बाकी ये एमआरएनए और कोडिंग दोनों एक जैसे होते हैं, इसलिए इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड रखा है। इसका कॉपी नहीं होता है एमआरएनए में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज करेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। स्प्लिट जीन एंट्रोन एक्सोन का मिलना ये यूकैरियोट्स का करेक्टर है, प्रोकैरियोट्स का करेक्टर नहीं है। तो फोर्थ भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। 3 रॉन्ग हो गए, 1 सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा अपना सेकंड। अब आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टेटमेंट को पढ़ो पहले को। और सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जो AUG है यानी स्टार्ट कोडोन जो है ये मैथ्योनिन के लिए कोड करता है, बिल्कुल ठीक है। पर क्या ये फिनाइल एलेनिन के लिए कोड करता है, तो इसके लिए कोड नहीं करता है। इसके लिए कोड तो होता है UUU या फिर UUC, ये इसके लिए कोड नहीं है। दूसरा कह रहा है AAA और AAG, ये दोनों कोड करते हैं लाइसिन के लिए। तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर हम इसे कहाँ तक याद रखें। तो एक तो देखो, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा तो कुछ कोडोन एक्सपोज हो जाते हैं कि भाई ये इसको कोड करते हैं, वो याद रखना ही पड़ता है। जैसे मैंने फिनाइल एलेनिन का आपको बता दिया, पूछा हुआ है।
लाइसिन का यहाँ से अपन याद रख ही रहे हैं, मिथोनिन का अपन को याद रहेगा ही, स्टॉप कोडोन हमको पता ही है, वैलिन आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया में, ग्लूटामिक एसिड पढ़ा होगा आपने वहाँ पे, तो ये जो एक्सपोज हो रहा है उनको याद कर लो। दूसरा, अगर आपको पता है ए किसको करता है, लाइसिन को, तो ज़्यादातर केसेस में अगर मान लो यहाँ ए है और इस लास्ट वाले को चेंज किया जा रहा है सी, जैसे ए सी, तो आपने वोवल बेस पढ़े हो तो ये उसका केस बन जाता है कि अगर थर्ड नाइट्रोजन बेस को चेंज किया भी जा रहा है ना, तो भी वो सेम टीआरएनए इस पे आके जुड़ सकता है। तो ये सेम कोडोन को कोड करते हैं जिसमें थर्ड वाला चेंज हो रहा है लगभग, जिन केसेस में आपको फंसाएगा उसमें ऐसा दिख सकता है वो, इसको याद रख लेना एक बार। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आप पूरे 64 तो नहीं रट सकते, पर जो एक्सपोज हो रखे हैं उनको तो याद कर ही सकते हो, तो उनको याद रख लेना बस। तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो हो जाएगा रॉन्ग, सेकंड हो जाएगा ट्रू। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? स्टेटमेंट फर्स्ट तो है इनकरेक्ट और सेकंड है करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ एडेनिन मेक्स 30%, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एडेनिन 30% है, तो आपसे पूछा है परसेंट बताओ थाइमिन का, ग्वानोसिन का, साइटोसिन का। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा और जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। यानी साइटोसिन की वैल्यू ग्वानिन की इक्वल होती है, एडेनिन की थाइमिन के। कॉम्प्लीमेंट्री में ऐसा ही होता है, अगर एक स्ट्रैंड पे यहाँ एडेनिन है तो सामने वाली पे पक्का थाइमिन ही आना है। तो जितना एडेनिन है उतना थाइमिन। तो आप बताओ एडेनिन दे रखा है 30, तो अब थाइमिन भी कितना हो जाएगा 30%। अब 30 कितना हो गया 60। भाई 30 प्लस करोगे 60, इसका मतलब कितने नाइट्रोजन बेस और बच गए 40%। अब 40% में से कुछ साइटोसिन होंगे कुछ ग्वानिन, क्या इनका रेशियो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में अलग अलग आ सकता है क्या? अगर ये डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता तो इसमें कुछ भी हो सकता था, ये परसेंट फिक्स नहीं था, फिर चार का नहीं लगता। इसका मतलब यहाँ तो क्या होगा, जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। इसका मतलब बचा हमारे पास 40% था, तो इसको हाफ हाफ डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब दोनों को हमको 20-20 करना पड़ेगा। तो ये भी 20% है, तो ये भी कितना होगा 20%, फिक्स हो गया। तो देख लो थाइमिन 30 चाहिए और साइटोसिन ग्वानिन 20-20 चाहिए, तो थाइमिन 30 है और ग्वानिन साइटोसिन 20-20 है, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, एडेनिन से हमने कंपेयर कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब देखो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद रखना, मैं आपको तीनों का एक्सप्लेन कर देता हूं। इसने आरएनए पॉलीमरेज थर्ड का पूछा है। आप देखो आरएनए, वो भी यूकैरियोट्स में। अगर यह प्रोकैरियोट्स होता तो प्रोकैरियोट्स में तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा ही नहीं, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोट्स में। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा कुछ भी नहीं है, प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक ही होता है, यही सारे काम करता है, ये भी ध्यान रखना। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या काम करता है, तो फर्स्ट का काम होता है 5.8, फर्स्ट का काम होता है 5.8s, 18s और 28s। मतलब आप ऐसे याद रखना, जिनमें क्या आ रहा है 888 आता है, उन सबको कौन कैटलाइज कर रहा है, कौन बना रहा है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। इन सब आरएनए में कौन यूज आएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और अगर आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बात करें तो ये एक ही में काम आ रहा है, वो है हेटेरोन्यूक्लियर IHN RNA, इसमें काम आता है। अगर हम बात करें आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो काम आता है वो आता है tRNA बनाने में, या मैं कहूँ SNRNA बनाने में, या मैं कहूँ 5S RNA बनाने में। तो ध्यान रखना, सेकंड सिर्फ HNRNA से रिलेटेड है, जिसमें 8 आ रहा है उन सबसे रिलेटेड कौन है फर्स्ट, और थर्ड में कौन रिलेटेड है tRNA, SNRNA और 5S। अब मान लो आपको फंसाएगा 23 को कौन बनाएगा, तो ध्यान रखना 23 प्रोकैरियोट में मिलता है, यूकैरियोट में बनता ही नहीं है। आपसे कोई एक नाम लिख दे, पूछे कि ये 23 को इनमें से ये बना रहा है, तो नहीं, 23 तो किसका है, प्रोकैरियोट का है। तो आप ढूंढ लो इनमें से कौन सा क्वेश्चन आंसर जाएगा। पॉलीमरेज थर्ड के लिए पूछा है, थर्ड के लिए मैं क्या बता रहा हूँ tRNA वाला, आंसर जाएगा tRNA वाला। कौन सा है, ये रहा। तो यहाँ फंसाया गया कि ओनली SN, ये गलत है, ये तीनों करेगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। अगला देखो, अगली बात करें अपन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजंस इन डीएनए सीक्वेंस। आपसे पूछा है
किसके अंदर डिफरेंस को हम ढूंढ रहे हैं, किसमें, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखो ये सारी टर्म उससे रिलेटेड ही हैं, तो हम एक्चुअल में पूरे डीएनए को नहीं ढूंढते हैं। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं वो है कौन सा सीक्वेंस, रिपीटेटिव सीक्वेंस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, रिपीटेटिव सीक्वेंस। अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, कहीं भी रॉन्ग राइट आए उस पर सर्कल लगाया करो जरूर। इसमें आपसे रॉन्ग पूछा है, तो पहला कह रहा है हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। तो बिल्कुल आपने ऑक्टामर पढ़ा होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। द पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, ये बात गलत है। हिस्टोन की पीएच कैसी होती है, बेसिक। हिस्टोन्स आर रिच इन अमाइनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिन, बिल्कुल ठीक है, ये बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका डीएनए नेगेटिव है और उसके आसपास कौन रह होता है, हिस्टोन, तो ये नेगेटिव, ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। डीएनए नेगेटिव इसलिए, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। पहले तो मैं आपको सदर्न, नदर्न और वेस्टर्न, इन तीनों के बारे में बता देता हूं। तो आपसे पूछे सदर्न ब्लॉटिंग किससे रिलेटेड है, तो ये डीएनए से। आपसे पूछे नदर्न किससे है, तो ये आरएनए से। आपसे पूछे ये किससे, वेस्टर्न किससे रिलेटेड है, तो ये है प्रोटीन से रिलेटेड। एक तो ये पूछा जाता है कि ब्लॉटिंग कौन सी किससे रिलेटेड है, तो ये प्रोटीन से है। आगे पूछा जाए, आपसे पूछा है सदर्न ब्लॉटिंग में कौन सा स्टेप जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, नॉट पूछा है। तो देखो सदर्न ब्लॉटिंग में म्यूटेशन कहीं को रिलेशन शो नहीं करेगा। देखो इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप डीएनए को सेपरेट करना चाह रहे हो, डीएनए को नायलॉन पेपर पर लेना चाह रहे हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस पहले करनी पड़ेगी, डीएनए के टुकड़े तो अलग करने ही पड़ेंगे, ऑटो रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी, हाइब्रिडाइजेशन करना ही पड़ेगा। देखो पूरी प्रोसेस तो आप अलग से पढ़ोगे, इसमें क्या करना पड़ता है, पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, उसके बाद डीएनए अपने साइज के अकॉर्डिंग सेगमेंट में अरेंज हो जाएगा। पर ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, हमने क्या करना होता है, इसको पहले हम एल्कलाइन पीएच पे डाल के इस डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड बना देते हैं, फिर इसका हम इसके प्रोब के साथ हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं, वीएनटीआर प्रोब या प्रोब के साथ। फिर क्या होगा, उस प्रोब को आपने रेडियो एक्टिव यूज किया हुआ है तो उसको हम डिटेक्ट करेंगे कहाँ जाके प्रोब जुड़ा है, ये होती है ऑटो रेडियोग्राफी। तो प्रोसेस तो डिटेल में आप पढ़ लेना, लेकिन इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑटो रेडियोग्राफी और प्रोब को जोड़ने को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ये तीनों काम आते हैं, म्यूटेशन में कहीं काम नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स। आपसे पूछा है यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन के लिए कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। तो देखो जीन एक्सप्रेशन को हम जीन एक्सप्रेस कर रहा है, जीन एक्सप्रेस कर रहा है मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, और इसको आपको रेगुलेट करना है। किस स्टेप में करोगे, तो यूकैरियोट्स में डिफरेंट स्टेप आपको मिल जाएंगे। जैसे इसमें कहा है क्या इसको ट्रांसलेशन लेवल पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन पे कर सकते हैं, कर सकते हैं। रेप्लिकेशन लेवल पे कर सकते हैं, नहीं कर रहे। और प्रोसेसिंग लेवल पे हम कर ही रहे हैं। तो देखो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में किस लेवल पे इसको नहीं किया जाएगा, तो देखो ट्रांसलेशन लेवल पे किया जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे किया जाएगा, पर क्या प्रोसेसिंग लेवल पे इसको किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। रेप्लिकेशन लेवल पे इसको नहीं किया जाएगा। इसका मतलब रेप्लिकेशन लेवल पे इसको हम रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी आप डीएनए को ट्रांसक्राइब होने से रोक सकते हो, मतलब डीएनए से आरएनए बनने से रोक सकते हो, आरएनए से प्रोटीन बनने से रोक सकते हो, और आरएनए की प्रोसेसिंग को भी रोक सकते हो। जैसे आप इसको थोड़ा सा समझो, तो यूकैरियोट्स में जीन एक्सप्रेशन, जैसे न्यूक्लियस है, ये डीएनए, तो आप न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए से आरएनए बने उसको आप रोक सकते हो, मतलब या रेगुलेट कर सकते हो। इस स्टेप पे आरएनए बनेगा यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए, तो आप इसको स्प्लाइसिंग लेवल पे भी कंट्रोल कर सकते हो। इसके बाद आप इसके बाहर न्यूक्लियस से बाहर ट्रांसपोर्ट को भी इंटरफेयर कर सकते हो, और बाहर एमआरएनए से प्रोटीन बनने को भी इंटरफेयर कर सकते हो, पर रेप्लिकेशन का यहाँ कोई स्टेप नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन लेवल, मतलब थर्ड इसमें गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैच करो कॉलम्स को। तो देखो सबसे पहला कॉलम है यूकैरियोट ट्रांसलेशन,
क्लोवरलीफ मॉडल और प्रोकैरियोट्स। वैसे तो क्रॉसमैच के सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, फिर भी देख लो आप। इसने कहा यूकैरियोट के अंदर जीन कैसे होते हैं, यूकैरियोट में होते हैं मोनोसिस्टोनिक, प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं पॉलीसिस्टोनिक। क्लोवरलीफ मॉडल किसका था, टीआरएनए का, और ट्रांसलेशन जो है इससे कौन रिलेटेड है, राइबोसोम। तो आप इसको मैच कर लो, डी में आ रहा है अपने फर्स्ट, और डी में फर्स्ट एक में ही आ रहा है, डी में हमारे फर्स्ट नहीं आ रहा सेकंड आ रहा है, और डी में सेकंड एक में आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। डी में अपने आ रहा है सेकंड, सेकंड एक में आ रहा है, और आप मैच कर लेना इसको, मैंने मैच कर दिया सर। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन स्टेटमेंट को पढ़ो और आप इसमें से करेक्ट को ढूंढो। पहला कह रहा है यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड। तो देखो दोनों को ध्यान रखना, हेट्रोक्रोमेटिन तो टाइटली पैक्ड होता है या डेंसली पैक्ड होता है, और यू क्रोमेटिन लूजली होता है। तो देखो यू क्रोमेटिन लूजली पैक्ड है, बिल्कुल सही बात है। हेट्रो टाइटली पैक्ड है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता है। अगर ये लूजली पैक्ड होता तो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता, टाइटली पैक्ड है तो ये डिकंडेंस नहीं हो पा रहा, मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। दूसरा कह रहा है हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए, सही बात है, तो ये बिल्कुल ठीक बात हो गई। यानी हिस्टोन ऑक्टामर जो होता है इसके ऊपर नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप कर रहा है। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन अर्जिन। अभी पहले देखो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, अभी पहले हमने देखा है लाइसिन और अर्जिन इसमें रिच होते हैं, पहले भी आया हुआ है, दोबारा पूछ लिया। हिस्टोन का चार्ज पहले भी पूछा था, अब भी पूछ लिया, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल ठीक है, हिस्टोन रिच है, बिल्कुल ठीक है। ये कह रहा है इट टिपिकल न्यूक्लियोसोम हैज कंटेंट 400 बेस पेयर, ये 400 नहीं है 200 बेस पेयर आएंगे, तो ये गलत हो गया, तो ये ई वाला गलत हो गया। तो ए सी डी इसमें ऑप्शन जाएगा, तो आंसर चला जाएगा सेकंड। देखना आप ये वापस रिपीट मिलेंगी सारी चीजें आपको। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर। ध्यान रखना नॉर्मल जो लेंथ है वो आपने कितनी याद रखी है, 2.2 मीटर के आसपास या 2.22 मीटर के आसपास। इसने लेंथ को आधा किया है, तो अब आपसे बेस पेयर पूछे तो आप बेस पेयर भी क्या कर दो, आधी। अगर लेंथ को आधा कर दिया है तो बेस पेयर को भी आधा करो। नॉर्मली बेस पेयर होते कितने हैं, 6.6 इंटू 10⁹, और इनको हाफ करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3.3 इंटू 10⁹, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसको आपसे ऐसे कह सकता है कि मान लो जनरली हमारे अंदर डिप्लॉयड डीएनए होता है 2n, अब उसने डीएनए कर दिया हैप्लॉयड n, उसने यही तो किया है, डीएनए को आधा कर दिया। अब डीएनए को आधा कर दिया तो बेस पेयर भी क्या हो जाएंगे, आधे। तो डिप्लॉयड हैप्लॉयड से पूछे तब भी आंसर ऐसे आएगा, और लेंथ को आधा कर दिया तब भी आंसर ऐसे आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा था इक्वल 10 इकोलाई, 10 इकोलाई है, और 10 इकोलाई N15 वाले हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको इनक्यूबेट किया है आपने मीडियम 14 में। 60 मिनट बाद आपको इकोलाई बताना है, और वो ऐसा बताना है जो डीएनए टोटली फ्री है N15 से। चलो मैं आपको बना के दिखाता हूँ उसको। देखो सबसे पहले उसने कहा है अपने पास दोनों स्ट्रैंड 15-15 की हैं, तो ये दोनों स्ट्रैंड N15 की थी, मैं इसको 15 लिख देता हूँ। दूसरा, पहले 20 मिनट में क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो इससे ये दोनों स्ट्रैंड 15-15 वाले खुल जाएंगे। तो यहाँ एक 15 हो गया, एक 15 हो गया। अब बताओ मीडियम कैसे रखा उसने, मीडियम रखा है उसने 14, तो बताओ नया स्ट्रैंड कौन सा आके अटैच होगा इससे, 14 वाला। तो ये नया स्ट्रैंड कौन सा हो गया, 14। अब उसने कहा है अगले 60 मिनट तक हमने मीडियम 14 ही रखा, ये पहले 20 मिनट में क्या हुआ, डबल हो गया, अगले 20 मिनट में वापस डबल हो गया। यहां भी मीडियम उसने कैसे रखा, 14, तो यहां कितने बनेंगे, 4, ये 4 बनेंगे, ध्यान रखना 2 से 4 हो जाएंगे। अगले 20 मिनट में उसने वापस N14 रखा, तो यहाँ कितने बन जाएंगे, 8। अब मैं 8 यहाँ ऐसे लाइन बनाऊंगा तो थोड़ा जगह नहीं है इसमें, पर आप समझो, बताओ सारे N14 है, तो नई जितनी भी स्ट्रैंड आएंगी सारी कितनी आएंगी, 14 वाली। नई जितनी भी स्ट्रैंड आने वाली हैं इसमें ऐड होने वाली हैं कितनी है, 14 वाली। क्या अब नए डीएनए में कभी भी कहीं से भी 15 वाली स्ट्रैंड आएगी क्या, तो इनमें 15 वाली स्ट्रैंड कहीं आएगी नहीं, जो पहले वाली 15 है वही रहेंगी। तो बताओ 15 वाली कितनी रहेंगी, तो 15 वाली रहेंगी सिर्फ 2। ऐसी स्ट्रैंड हो सकती हैं 2 जिनमें 15 वाला आ सकता है। बताओ ऐसा क्यों, क्योंकि इनिशियली 15 वाली थी ही 2, और बताओ इनमें एक स्ट्रैंड किसकी होगी, 14 वाली। तो ये तो 14 आएगा इसमें, और ये 15 आ जाएगा। क्या बात समझ में आई, क्योंकि देखो 15 थी अपने पास इनिशियली 2, ये दोनों,
तो अगर इनको रेप्लिकेट करोगे, इनको ओपन करोगे, तो एक बार ओपन होगी तब ये साथ में तो आ नहीं सकती हर बार। अब ये अलग होंगी, ये अलग होंगी, नई 14 जुड़ेगी इसके साथ, ये अलग होंगी। जैसे मैं 4 बना के बताऊं तो इसमें गड़बड़ होगी, वरना तो बता भी देते इसमें। इसमें देखो जब भी आप 8 बनाओगे उनमें दो डीएनए ऐसे होंगे जिनमें 15 वाली मिल सकती है मैक्स, इससे ज़्यादा मिल ही नहीं सकती। तो 2 तो वो हो गए जिनमें 15 वाली है। अब बताओ बाकी सब होंगी जिनमें 14 वाली है। तो जब मैं एक डीएनए यहाँ ले रहा था तब टोटल कितनी बनती है 8, और उन 8 में से 2 ऐसी होती है जिनमें हैवी स्ट्रैंड है और 6 ऐसी होती है जिनमें लाइट ही लाइट है, हैवी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब आपसे पूछा जाए जब 10 यहाँ लेंगे तो यहाँ कितनी बनेंगी, तो यहाँ बनेंगी 20, यहाँ कितनी बनेंगी 40, और यहाँ कितनी बनेंगी 80। मतलब इन्हें 80 में से ऐसी कितनी होंगी 20 जिनमें 15 भी है 14 भी है, बची कितनी 60। तो 60 कौन सी होंगी इनमें से, 60 वो होंगी जिनमें सिर्फ और सिर्फ लाइट स्टैंड होगी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी लाइट। दोबारा समझ लो, अगर एक थी तो टोटल 60 मिनट में अपने पास 8 हो गई, हर 20 मिनट में डबल होती है 20 40 60, तो टोटल कितनी बनी 8। अगर 10 होती है टोटल कितनी बनेंगी 80। अगर यहाँ 10 हैं तो बताओ इन 8 में से जब 2 ऐसी आ रही थी जिनमें हैवी स्टैंड थी एक, तो बताओ 80 में से कितनी होंगी 20। तो बाकी बची हुई साइड कैसी हैं, जो जिनमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी है लाइटर, उनमें हैवी नहीं है। और क्वेश्चन में ये पूछा है कि टोटल फ्री बताओ, जो फ्री होंगी किससे, हैवी से N15 से। तो बताओ ये दोनों फ्री नहीं है, मतलब 20 फ्री नहीं होंगी, 60 फ्री होंगी। तो आंसर आ गया 60 ऐसी होंगी जिनमें बिल्कुल भी कोई लाइट स्टैंड मतलब हैवी स्टैंड नहीं होगा। अब मान लो इसमें क्वेश्चन पूछता हो ऐसे बताओ जिनमें दोनों हैवी हैं, दोनों हैवी तो पॉसिबल नहीं है 0। ऐसे बताओ जिनमें एक हैवी एक लाइट है मतलब मीडियम, तो वो है 20, और सिर्फ लाइट वाले कितने हो गए 60, वो मैंने लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन्स बिगिंस एज सून एज, मतलब इसमें पूछा, वैसे तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि ट्रांसलेशन कब स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें 2 तरीके आ सकते हैं। एक तो आपसे पूछे ट्रांसलेशन स्टार्ट तो सर जब अमीनो एसिड का या अमीनो एसिड का जब एक्टिवेशन होता है उस टाइम पे होता है, पर ये लाइन है कि ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है मेन ट्रांसलेशन, भाई ट्रांसलेशन में भी स्टेप बता रखे हैं कि अमीनो एसिड का एक्टिवेशन होगा, टीआरएनए की चार्जिंग होगी, फिर ट्रांसलेशन होगा। तो इसने मेन ट्रांसलेशन वाला पूछा है। तो ट्रांसलेशन कब स्टार्ट होता है, जब जो राइबोसोम जो है वो किससे अटैच हो जाता है, एमआरएनए से। और राइबोसोम की भी कौन सी यूनिट, स्मॉलर, मतलब 30s अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें। तो प्रोकैरियोट के अंदर कब स्टार्ट होगा, जब ये 30s किससे जुड़ जाएगा, एमआरएनए से। अब इसके स्टेप्स में भी देखो तो सबसे पहले ये 30s जुड़ता है एमआरएनए से, सबसे पहले 30s जुड़ेगा किससे, एमआरएनए से। इसके बाद में टीआरएनए अटैच होगा, और टीआरएनए भी कौन सा, चार्ज्ड, जिसके साथ अमीनो एसिड बाइंड होके आ रहा है। और 3rd नंबर पे कौन अटैच होता है इससे, 50s मतलब लार्जर सब यूनिट किससे अटैच होती है, एमआरएनए से। और उसके बाद होता है एलोंगेशन। एलोंगेशन का मतलब उसके बाद नई चेन बनना स्टार्ट होती है। इन स्टेप्स को बाकी पूछ भी सकता है, तो याद रख लेना कि सबसे पहले तो अमीनो एसिड की चार्जिंग हुई, टीआरएनए से वो अटैच हुआ, उसके बाद मेन ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ। ये लाइन एनसीईआरटी के बताओ, इससे पूछे इनिशिएट कब करेगा, तो जब स्मॉल यूनिट बाइंड करेगी, और उसके बाद कौन बाइंड करेगा, टीआरएनए आके जुड़ेगा, उसके बाद 50s, और उसके बाद एलोंगेशन। तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है द इन एन इकोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट म्यूटेटेड। इसको ध्यान से समझना। वैसे तो मैंने ये जो लैक ओपिरोन वाला लेक्चर लिया उसमें पूरा समझा रखा है कि इसमें क्या चेंज हो और कैसे उसको देख सकते हैं, फिर भी एक बार इसमें आपको मैं वापस बताता हूँ। इकोलाई में आई जीन में म्यूटेशन कर दिया तो उसका प्रोडक्ट किससे बाइंड नहीं हो पा रहा, इंड्यूसर से। अब बताओ क्या उसका इफेक्ट आएगा। तो देखो मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। पहले ये इसमें प्रमोटर है आई जीन का, और ये आई जीन है। उसके बाद प्रमोटर ऑपरेटर ZYA, दोनों के प्रमोटर अलग अलग हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमने आई जीन में म्यूटेशन किया, और बताओ आई जीन में म्यूटेशन क्या किया, कि इसका जो प्रोडक्ट था, इसका प्रोडक्ट कौन था, रेप्रेसर प्रोटीन। तो इसका जो प्रोडक्ट था रेप्रेसर, वो किससे बाइंड नहीं कर पा रहा, इंड्यूसर से। इंड्यूसर कौन है इसमें, लैक्टोज। और आपसे कहा है कि आई जीन के अंदर इस टाइप का म्यूटेशन हुआ है कि ये आई जीन का प्रोडक्ट जो है वो लैक्टोज से जुड़ नहीं पा रहा है, और ये से अटैच नहीं हो रहा। अब बताओ आई जीन का प्रोडक्ट अगर लैक्टोज से बाइंड नहीं हो रहा, मतलब लैक्टोज इससे बाइंड करता तभी तो इनएक्टिव होता है ये, वरना ये तो एक्टिव होता है, ये तो एक्टिव होता है।
अब इसको इनएक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ रहा था, इस लैक्टोज को इससे जुड़ना पड़ रहा था, तब इनएक्टिव होता। अब एक्टिव है तो एक्टिव रिप्रेसर क्या करेगा, ऑपरेटर से जुड़ जाएगा। अगर लैक्टोज इससे जुड़ता तो इसको इनएक्टिव कर देता, और अगर ये इनएक्टिव होता तो इससे नहीं जुड़ पाता। अब हुआ क्या, रिप्रेसर में तो आपने आई जीन में तो कोई म्यूटेशन कर दिया, और म्यूटेशन ऐसा हुआ कि रिप्रेसर से जो लैक्टोज की बाइंडिंग साइट थी उसमें कोई दिक्कत आ गई। इसका मतलब लैक्टोज इससे बाइंड नहीं कर पा रहा। अगर लैक्टोज इससे बाइंड नहीं कर पाएगा तो रिप्रेसर इनएक्टिव नहीं हो पाएगा। अभी इनएक्टिव ही नहीं हुआ तो बताओ, तो एक्टिव ही रह गया, और ये एक्टिव हो गया तो इसके से जुड़ जाएगा, इससे ऑपरेटर से जुड़ गया। तो जब रिप्रेसर ऑपरेटर से जुड़ता है, ऑपरेटर ने रास्ता ब्लॉक कर दिया, क्या बताओ आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ के आगे ट्रांसक्रिप्शन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब इसमें से ZYA किसी का भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अभी अगला, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देख लो एक बार। ZYA जीन विल बी ट्रांसक्राइब्ड या ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड, नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड। इसने ऐसे ही कहा है, इंड्यूसर से नहीं होगा बाइंड तो ये इससे जुड़ता रहेगा, ट्रांसक्राइब नहीं होगा। थर्ड आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, एक जेनेटिक्स का साइंटिस्ट है, उसने यूज किया है ब्लाइंड अप्रोच को, सीक्वेंसिंग करिए होल जीनोम को, और फिर आपसे सीधा सीधा पूछा है कि बताओ कौन सी मेथोडोलॉजी उसने एडॉप्ट की थी। उस मेथोडोलॉजी का आप क्या बता दो, नाम बता दो। हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन होता ही क्या है, कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग करने को बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। और इसने भी यही बोला है कि वो कंप्लीट जीनोम को क्या करना चाह रहा है, सीक्वेंस। तो प्रोसेस का नाम सीक्वेंस एनोटेशन। अगर मान लो वो करना चाहता सिर्फ और सिर्फ कोडिंग को, जिससे कहीं ना कहीं आरएनए बन रहा है, उसको बोलते हैं हम एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हम क्या करते हैं, किसको सीक्वेंस करते हैं, जो किसमें ट्रांसक्राइब होता है आरएनए में। ये भी आपको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर सिर्फ ऐसा पार्ट डीएनए का जो आगे कुछ ना कुछ कोड कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ बना रहा है, उसको सीक्वेंस करते तो वो तो ईएसटी है, और कंप्लीट को कर रहे हैं तो वह सीक्वेंस एनोटेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें किसको पूछा गया आपसे, सीक्वेंस एनोटेशन को। अगला देखो, अगला कह रहा है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका, मतलब डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि हम सब के अंदर डीएनए में कुछ ना कुछ वेरिएशन है, थोड़ा बहुत अलग आ रहा है डीएनए, और ये पूछ रहा है किसका बेसिस बनाता है। तो देखो, जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों का ही क्या बताता है, बेसिस। तो आंसर जाएगा इसका थर्ड। भाई डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इस पर ही बेस्ड है, और जेनेटिक मैपिंग मैप बनाना भी इस पर ही बेस्ड है। पॉलीमॉर्फिज्म के बेसिस पे ही आप जेनेटिक मैप बनाओगे, उसी के हिसाब से जीन की लोकेशन पता चलती है। अगला, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव इन यूकैरियोट्स। ध्यान रखना, यहां फंसाया जाएगा आपको। अगर यहाँ यूकैरियोट लिखा नहीं आता तो यूकैरियोट लिखा नहीं आता तब तो आंसर मिसाइलसन एंड स्टॉल चला जाता। पर इसमें क्या लिखा हुआ है, यूकैरियोट में क्यों, किसने प्रूव किया, तो इसमें प्रूव किया था टेलर ने, और एक्सपेरिमेंट किए थे आपने पढ़ा होगा वीसीएफ हवा पे। तो वीसीएफ हवा पे एक्सपेरिमेंट करके टेलर ने प्रूव किया था यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स के लिए आंसर सेकंड चला जाता, आंसर हो जाएगा इसका थर्ड। अगला, अगला कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब जेनेटिक मटेरियल के कुछ करेक्टर्स हैं, उनमें से आपसे पूछा है कौन सा जेनेटिक मटेरियल का करेक्टर नहीं है। देखो, सबसे पहला शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म मेंडेलियन करेक्टर। बिल्कुल सही बात है, यानी वो एक्सप्रेस भी करना चाहिए और अपने आप को मेंडेलियन करेक्टर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहिए। शुड बी एबल टू जनरेट इट रेप्लिका, भाई वो रेप्लिकेशन भी करना चाहिए, ये भी सही बात है। शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, ये भी सही बात है। शुड नॉट प्रोवाइड, ये नॉट इसमें गलत है। यानी जेनेटिक मटेरियल आप उसको ही मानोगे जिसमें एवोल्यूशन का स्कोप हो, चेंज हुआ, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहे, पर ऐसा भी नहीं बहुत फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, पर हाँ चेंज होता रहे। तो ये नॉट इसमें गलत है, आंसर हो जाएगा इसका 4। ठीक, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्रेडरिक मिशर ग्रिफिथ रिजल्टेड इन डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन का आपसे एक्सपेरिमेंट पूछा है। ट्रांसफॉर्मेशन का हमको पता कैसे चलेगा, तो ट्रांसफॉर्मेशन में आर और एस दोनों स्ट्रैंड यूज किए थे उसने, और आर और स्ट्रैंड में से एस था स्मूथ और आर था रफ। एस वाला जो था वो क्या कर रहा था, वो बीमारी कर रहा था, मतलब वो एक तरह से पैथोजेनिक था, और ये स्ट्रैंड थे किसके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई बैक्टीरिया के। तो देखो, एक तो पहली बात देखो, उसने एस आर एस तीनों में यूज किए, दो स्ट्रैंड को यूज नहीं किया। दोनों स्ट्रैंड को यूज करोगे तब एक दूसरे में मॉडिफाई होगा,
मतलब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको तो बोल रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो पहली बात तो इन तीनों में दो यूज ही नहीं कर रखे, तो ऐसी गलत है, आंसर तो फर्स्ट हो गया। फिर मैं थोड़ा समझाता हूँ। उसने क्या है, एस स्ट्रैंड हीट किल्ड एस स्ट्रैंड को यूज किया, मतलब एस स्ट्रैंड को उसने हीट किल्ड कर दिया था, मतलब उसको हीट से किल कर दिया था बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया किल हो गया। फिर उसने आर स्ट्रैंड लिया लाइव, आर स्ट्रैंड वाला बैक्टीरिया उसने जिंदा लिया और इसको किस में इंजेक्ट कर दिया, माइस में, और माइस डेड हो गया। इसका मतलब अकेला आर स्ट्रैंड लाइव इसको डेड नहीं कर सकता, यानी आर स्ट्रैंड से तो डेड होता नहीं, और एस स्ट्रैंड आपने किल कर दिया, इसका मतलब एस स्ट्रैंड जिंदा नहीं था तो ये किल कर नहीं सकता। भाई ये से माइस डेड होता तो ये तो आपने पहले हीट किल्ड कर दिया। आर स्ट्रैंड से माइस डेड नहीं होता क्योंकि ये पैथोजेनिक है नहीं, ये वायरुलेंट है नहीं। इसका मतलब माइस डेड हुआ कैसे, तो उसने बताया कि ये आर वाला जो है ये कन्वर्ट हुआ एस में, किस आर वाले को चेंज किया है, मतलब आर वाले को मॉडिफाई किया गया एस में, आर वाले का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एस में। इससे पता चलता है ट्रांसफॉर्मेशन का। जैसे कि बात और पता चलती है कि बताओ आपने बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया है पर डीएनए इसका अब भी ठीक है, इसका मतलब डीएनए स्टेबल है, वो लो टेम्परेचर पे खत्म नहीं होगा, इसके लिए टेम्परेचर आपको और बढ़ाना पड़ेगा। जैसा कि आप पढ़ते हो कि इसकी अनफोल्डिंग के लिए, डीनेचुरेशन के लिए 94 चाहिए, और हीट किल्ड आपने 94 पे किया नहीं था, इसका मतलब डीएनए स्टेबल है, ये भी इससे पता चल ही रहा है। दूसरा, आर अकेला डेथ कर नहीं पाता, डेथ हुई है तो पक्का एस से हुई है, इसका मतलब ये आर किस में कन्वर्ट हुआ है, एस में, तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आर का एस में। तो पहले से पता चल रहा है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, गिवन हम लोग स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं। इनमें देखो सबसे पहला असर्शन बोला जा रहा है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिशेल्सन एंड स्टॉल। ये बिल्कुल अभी आज मैंने पढ़ा, ये बिल्कुल सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मैंने समझाया भी था। दूसरा कह रहा है मिशेल्सन एंड स्टॉल यूज्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ध्यान रखना N15 और N14, ये N15 N14 है, N15 और N14 इनमें से कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। इसमें लिख दिया कि ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो ध्यान रखना N15 N14 में से कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज किया था, ये बात हो गई गलत, इसका ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो एसर्शन सही है और रीजन गलत है, ऐसा कहाँ है बताओ, ये रहा, एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियोसोम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो न्यूक्लियोसोम पे क्वेश्चन पहले भी 2-3 बार आ गया, अब भी आ रहा है, इसका मतलब इसको अच्छे से करके जाना है। न्यूक्लियोसोम आर सीन एज बीड्स ऑन स्ट्रिंग्स अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बिल्कुल सही बात है, ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखते हैं, ये ठीक बात हो गई। डीएनए इज रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, तो डीएनए खुद नेगेटिव है, हिस्टोन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, तो ये बात भी ठीक है। न्यूक्लियोसोम इज द रिपीटेटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, तो बिल्कुल क्रोमेटिन ही रैप हो के क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसोम, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियोसोम कंटेंट 100, देखो पहले भी यही मिस्टेक करवाई थी, अब भी वही लिख रहा है, इसका मतलब इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, 200, तो इसको अच्छे से रट लेना, 200 होते हैं और बेस पेयर होते हैं, बेस नहीं होते हैं, तो 200 बेस पेयर होते हैं, बेस होते हैं, तो बेस पेयर होते हैं। अब आपसे इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, और न्यूमेरिकल क्या आ सकता है भाई, वो कह देगा इतने न्यूक्लियोसोम हैं तो कितने बेस पेयर होंगे, तो 200 पता होना चाहिए। या पूछेगा डीएनए की लेंथ इतनी है, बताओ उसमें कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, तो बताओ लेंथ से आप बेस पेयर निकाल सकते हो और बेस पेयर से न्यूक्लियोसोम निकाल सकते हो, तो बेस पेयर, लेंथ और न्यूक्लियोसोम, इनका आपसे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, इसको ढंग से करके जाना। आपको डीएनए की लेंथ दे देगा, डीएनए क्या देगा, लेंथ, और बेस पेयर पूछ लेगा, या बेस पेयर दे देगा, डीएनए की लेंथ पूछ लेगा, या उसमें क्या पूछ लेगा, न्यूक्लियोसोम, यानी इन तीनों को कंबाइन करवा देगा कि इनमें क्या रेशियो आएगा। तो इसको ढंग से कर जाना, लेंथ से हम बेस पेयर निकाल सकते हैं, बेस पेयर से लेंथ निकाल सकते हैं, और लेंथ बेस पेयर से हम न्यूक्लियोसोम भी बता सकते हैं, इसको ढंग से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है, आपको ये 4 दे दिए और पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड दे दिया आपको, और एक स्ट्रैंड में आपको एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का रेशियो दे दिया। एडेनिन दिया है उसने 15%, थायमिन दिया है 15%, ग्वानिन दिया है 40%, साइटोसिन दिया है 30%, और आपसे पूछा सामने वाली स्ट्रैंड में आप रेशियो बताओ। अब आप बताओ ये स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री है या रेप्लिका एक दूसरे की, तो ध्यान रखना ये एक दूसरे की रेप्लिका नहीं है, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं। रेप्लिका का मतलब होता है, रेप्लिका मतलब एक तरह से
फोटोकॉपी, इधर एडेनिन है तो इधर भी एडेनिन होगा, तो ये रेप्लिका नहीं है, ये एग्जैक्ट सेम नहीं होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर इधर एडेनिन है तो इधर थायमिन आएगा, पर थायमिन आएगा 15% ही। इधर थायमिन है इधर एडेनिन आएगा, पर आएगा 15% ही। इधर ग्वानिन है तो इधर भी साइटोसिन आएगा, उतना ही आएगा जितना ग्वानिन है, मतलब 40। और इधर साइटोसिन है इधर ग्वानिन आएगा, कितना आएगा 30। तो आप मैच कर लो इसको, एडेनिन थायमिन थायमिन एडेनिन आएंगे, एडेनिन आएगा 15, थायमिन 15, एडेनिन 15, थायमिन 15, साइटोसिन 14, साइटोसिन 40 और ग्वानोसिन 30। तो आंसर हो जाएगा आपका 4। बाकी मैंने आंसर सॉल्यूशन अंदर लिख दिया। वापस आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये वापस वही लाइट और मीडियम वाले से पूछा हुआ है, सुनना इसको ध्यान से। आपसे कहा है व्हाट विड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए। आपसे लाइट और हाइब्रिड का क्या पूछा है, प्रोपोर्शन। और इसमें पूछा क्या है वो भी एक बार देख लो आप। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा है कि आप लाइट और हाइब्रिड डेंसिटी बताओ डीएनए मॉलिक्यूल की मिसेल्सन स्टॉल में, और उसने एक्सपेरिमेंट किया कंटिन्यूस 60 मिनट के लिए। अब यहाँ दिक्कत ये की है कि आपको ये नहीं बताया कि ये एक्सपेरिमेंट में उसने इनिशियली क्या लिया, 15 था 14 था, कौन सा मीडियम रखा, ये उसने कुछ नहीं कहा इसके बारे में। इसका मतलब इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। और आप एक बात याद रखना, जब भी वो मिसेल्सन स्टॉल की बात करे तो मिसेल्सन स्टॉल के अंदर आपको इनिशियल जो मानना है वो 15 मानना है, और बाद वाला आपको 14 मानना है। इनिशियल आपको क्या मानना पड़ेगा, 15। तो हम इनिशियल 15 मान लेते हैं। मान लो हमने ये मान लिया 15, इनिशियल 15 था। अब वही क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, बताओ उसने बाद में क्या किया था, तो उसने मीडियम लिया था 14। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहे तो ऐसे मानना। इनिशियल 15 है, बाद में 14 लिया, वही 60 मिनट। मैंने आपको बताया था टोटल कितने बन जाएंगे, 1 से 8, पहले बार में 2, फिर 4, फिर 8। बताओ कि 2 स्ट्रैंड तो ऐसी होंगी जिन्हें 15 होगा, और मीडियम अगर 14 है तो हर बार क्या अटैच होगा, 14। एक 15 वाले तो होंगे ही, और मीडियम कौन सा होगा, 14। मैंने आपको जस्ट पहले जो सॉल्व कराया वही क्वेश्चन है, उसमें 10 दे रखा था, इसमें 1 दे रखा है। तो अगर उसने इनिशियली 15 लिया है तो बताओ मैक्सिमम कितनी स्ट्रैंड हो सकती है जिनमें 15 आ जाएगा, 2, क्योंकि ये खुल जाएगा। तो 2 स्ट्रैंड होंगी जिनमें 15 आएगा, बाकी 6 कौन सी होंगी जिनमें सब में दोनों 14 आएंगे, क्योंकि मीडियम में 14 ही है, 15 है ही नहीं। तो बताओ 6 तो कैसे होंगे लाइटर, और 2 कैसे होंगे मीडियम, मीडियम होंगे 2, हाइब्रिड होंगे 2, और 6 होंगे लाइटर। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। कुछ नहीं कहा जाए तो 15 रखना है इनिशियल, 14 रखना है मीडियम। सवाल मैंने पहले भी यही सॉल्व करवाया है। 15 14 शुरुआत वाला 15 15 था, पहला वाला ये बन जाएगा, 8 बनेंगे टोटल, तो 2 तो बन जाएंगे आपके मीडियम, और 6 बन जाएंगे आपके 14 14 वाले। तो 6 रेशियो क्या आ जाएगा, 2। तो 6 रेशियो 2 में कितना आ जाएगा, 1:3। तो 25 75 आएगा। आपसे पहले क्या लिखा है इसमें, रेस्पेक्टिवली लाइटर, तो लाइटर कितना होगा, 6 मतलब 75 लाइटर हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा आपका हाइब्रिड। अगर यहाँ आपसे हैवियर पूछ लेता, हैवियर आता 0, तो हैवी इसमें कोई मिलेगा ही नहीं। ये भी अपनी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज शॉर्टन बाय 25 बेस पेयर, हाउ मेनी हेलिक्स टर्म विल रिड्यूस्ड। भाई आपसे कहा है 25 बेस पेयर आपने डीएनए के रिड्यूस कर दिए, डिक्रीज कर दिए, तो आप मेरे को बताओ एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर होते हैं, 10। तो एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, तो कितने हेलिक्स कम पड़ जाएंगे 25 से, 2.5। आंसर 2.5, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, इन लैक ऑफ यूरोन जेड जीन कोड्स फॉर। अब देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हो गया। आपसे सीधा पूछा है जेड जीन किसको कोड करता है, तो जेड वाई है। आप देखना लैक ऑफ यूरोन से खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो लैक ऑफ यूरोन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको देख लेना पूरा ढंग से। अगर आपने वो देख लिया तो लैक ऑफ यूरोन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मैंने सब कुछ कवर किया उसमें। जेड जो है ये करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को क्या करता है, कोड। वाई जो है ये कोड करता है परमिएज को, और ए जो है ये कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज को। इनको ध्यान रखोगे आप। तो इसका आंसर आ गया, जेड किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। अगला क्वेश्चन वापस आपसे लैक ऑफ यूरोन से रिलेटेड ही पूछा, वही कि आप ये बताओ लैक में आई जीन किसको करता है। तो मैंने आपको आज ही बताया आई जीन करता है रेप्रेशर को, एमएफ4 2 में आ रहा है। जेड किसको करता है, जेड अभी बताया बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, और
वाई किसको करता है, परमिएज को, ए किसको करता है, ट्रांस एसिटाइलेज को। आज ही कराया है क्वेश्चन, अभी जस्ट आज किया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आप दोनों स्टेटमेंट है, दोनों को पढ़ो। आपसे कहा डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5' to 3'। ठीक बात है, यानी डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' डायरेक्शन में क्या करता है, पॉलीमराइज करता है। ठीक बात है। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन वन स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस वाइल अदर स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस। अब इसने कहा ये जो ऊपर लिखे हुए हैं इनमें से आप बताओ कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें कहा है कि दो स्ट्रैंड हैं डीएनए के, उनमें से एक में से तो प्रोसेस कंटिन्यूस चलती है, एक में डिसकंटिन्यूस चलती है। तो आपने पढ़ा भी होगा ऐसे रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, और एक में तो प्रोसेस लगातार चलती रहती है और एक में ये लैग कर करके चलती है। इसका मतलब एक में कंटिन्यूस होती है और एक में डिसकंटिन्यूस। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो रेप्लिकेशन में कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस वाली बात भी ठीक हो गई और एक डायरेक्शन भी ठीक हो गई, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक हो गए इसमें। ऐसा कौन सा है, तो ये पहला ही हो गया, तो पहला आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है वापस मैच करो आप इनको। तो ये देखो ये मॉलिक्यूलर में लिखा हुआ है, ये सीधा सीधा मैच मतलब रटने वाला क्वेश्चन था। तो आप याद रखना बैक्टीरियोफेज के अंदर तो कितने 5386, लैम्डा के अंदर 48502। यहाँ एक बात याद रखना, ये यहाँ फंसा सकता है आपको आगे। यहाँ 5386 न्यूक्लियोटाइड हैं और यहाँ 48502 बेस पेयर्स हैं। तो अगर कहीं वो आगे इन फ्यूचर गड़बड़ करे ऐसी, ध्यान रखना इनको, ये न्यूक्लियोटाइड है और ये बेस पेयर्स हैं। इकोलाई के अंदर आपके 4.6 इंटू 10⁻6 और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन, देखो हैप्लॉइड पहले ही पूछा है अब भी पूछा है भाई, हैप्लॉइड लिख दे तब भी 3.3 आएगा, ये पहले भी पूछ रखा है। तो ये रिपीट होती थी चीज़ें। अगर ये हैप्लॉइड नहीं कहता सिर्फ कुछ नहीं लिखता तो अपन कितने करते 6.6, और डिप्लॉइड कहता तब भी हम कितने लिखते 6.6, और आपको पावर तो याद होनी चाहिए 10⁻9, और ये बेस पेयर्स है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक डीएनए है, अगर हाँ आपसे कंडीशन दिया हाइपोथेटिकल, इफ डीएनए कंटेंट सल्फर, अगर डीएनए सल्फर कंटेन करता इंस्टीड ऑफ फॉस्फोरस, मतलब ये कह रहा है डीएनए के अंदर सल्फर होता और फॉस्फोरस नहीं होता। जनरली डीएनए में फॉस्फेट है, फॉस्फोरस है, और वो कह रहा है प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस होता सल्फर नहीं होता। ऐसा उसने कहा है कि प्रोटीन में तो फॉस्फोरस होता और डीएनए में सल्फर होता, ऐसा उसने कहा है। ऐसा मान लो तो हर से और चेज में क्या चेंज आता। तो देखो पहले क्या हो रहा था, बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया में क्या ट्रांसफर कर रहा था, तो बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है। तो बताओ यहाँ जो उसका प्रोटीन कोड था बैक्टीरियोफेज का, वो प्रोटीन कोड आगे ट्रांसफर नहीं हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था सिर्फ और सिर्फ इसका क्या डीएनए, इसका जो डीएनए था वो ट्रांसफर हो रहा था। तो आगे इस इकोलाई में ट्रांसफर क्या हो रहा था, तो इसमें ट्रांसफर हो रहा था फॉस्फोरस। जैसे अगर आपने फॉस्फोरस रेडियो एक्टिव रखा है तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, तो फॉस्फोरस आगे जा रहा था। पर उसने कहा है अगर मान लो डीएनए में फॉस्फोरस, भाई इसके पास फॉस्फोरस था डीएनए के पास, और प्रोटीन के पास क्या था सल्फर, तो आगे सल्फर जा रहा था फॉस्फोरस, तो आगे जा रहा था फॉस्फोरस, क्योंकि डीएनए आगे ट्रांसफर होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। अब हुआ क्या, उसने कहा कि अगर मान लो डीएनए फॉस्फोरस ना रख के सल्फर रखता तो सल्फर रखता डीएनए तो आगे सल्फर जाता। इसका मतलब इकोलाई के अंदर पहुंचता क्या सल्फर, प्रोटीन वाला पहुंचता नहीं, मतलब फॉस्फोरस ना पहुंच के क्या पहुंचता सल्फर। तो अब इसमें आप ऑप्शन पढ़ लो। तो ये कह रहा है रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल्स, तो रेडियो एक्टिव सल्फर बैक्टीरियल सेल में पहुंचता, सही बात है। ये कह रहा है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, अगर आप उल्टा मान रहे हो तो फॉस्फोरस तो पहुंचता था नॉर्मली, पर आपने कह दिया डीएनए सल्फर कंटेन कर रहा है तो सल्फर ही पहुंचेगा। आंसर हो गया थर्ड, दोनों पहुंच सकते नहीं है, और रेडियो एक्टिव नो रेडियो एक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, ये वैसे गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। आगे क्या है, अगेंस्ट द कोडोन 5' to 3' व्हाट वुड बी द सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडोन। कोडोन लिख दिया उसने यहाँ एमआरएनए के ऊपर 5' से 3' में, और वो लिखा UAC। देखो एंटीकोडोन टीआरएनए पे होता है, ये एमआरएनए है, एंटीकोडोन होगा टीआरएनए पे। बताओ एंटीकोडोन क्या होगा इसके ऊपर, तो यू के सामने ए के सामने यू, सी के सामने जी, पर ये डैश कौन सा होगा 3' और ये कौन सा होगा 5'। तो अगर आपसे 3' to 5' पूछे तो क्या आएगा AUG। पर बताओ क्या उसने 3' to 5' कोई ऑप्शन दिया, कोई ऑप्शन नहीं दिया, उसने दे रखा है ऑप्शन 5' to 3'। तो आप पढ़ लो GUA, तो पढ़ो इसमें कहीं GUA है, ये रहा, तो ये हो जाएगा। अब देखो इसमें पहले ऑप्शन AUG दे रखा है, पर डायरेक्शन का लफड़ा पड़ जाएगा। ये इसने दे रखा है 5 to 3, और हमने क्या लिखा है 3 to 5, तो 3 to 5 AUG चलता,
भैया 5 to 3 है तो 5 डायरेक्शन का इसमें ध्यान रखना है, फोर्थ आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड सी मेक 30% एंड 20%, मतलब एडमिन दे दिया उसने 30 और साइडोसिन दे दिया उसने 20, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ टी एंड सी। तो देखो थाइमिन तो कितना हो जाएगा 30 और गुआनोसिन कितना हो जाएगा 20, इसमें तो कुछ था ही नहीं। ये पहले वाला जो 4 का रिपीट हो रहा था वो वापस हो गया, थाइमिन 30 है, थाइमिन 30 है और गुआनोसिन 20 है, तो ये तो आंसर सेकंड आ गया इसमें, इसमें कुछ था ही नहीं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसको आप एक बार ढंग से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें। इसमें इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसने कौन सी स्ट्रैंड लिखी है कोडिंग, कोडिंग के करस्पॉन्डिंग बताना है आपको। इफ द सीक्वेंस ऑन mRNA फॉर्म्ड एज फॉलो, भाई उसने कहा है mRNA ये रहा, तो आप कोडिंग स्ट्रैंड को बताओ। देखो मैं आपको लिखता हूँ ये mRNA रहा, mRNA बनता है हमेशा 5 to 3 और ये किससे बनेगा DNA से, DNA में इसके सामने लिखता हूँ ये रहा। DNA की 2 स्ट्रैंड होती हैं, एक टेम्पलेट और एक होती है कोडिंग। आप बताओ mRNA किससे बनता है, तो mRNA बनेगा आपके किससे टेम्पलेट से, तो जिससे बना है उसको मैं टेम्पलेट मान लेता हूँ, तो मान लेते हैं ये हमारी कौन सी हो गई टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट होगी। अब बताओ 5' to 3', अगर 5' to 3' हमारे पास mRNA बनाया तो टेम्पलेट कैसी रही होगी 3' to 5', तभी से कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। ऊपर वाली कौन सी हो गई 5' to 3', तो ये 5 to 3 वाली कौन सी हो गई कोडिंग, और मैंने आपको अभी बताया भी है कोडिंग mRNA के सिमिलर होती है। तो देखो इसका कॉम्प्लीमेंट्री mRNA और इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये है, इसका मतलब कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA तो इसी स्ट्रैंड से बन रहे हैं, अरे ये स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री है और ये स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब कोडिंग स्ट्रैंड और mRNA सिमिलर होते हैं। इसका मतलब अगर आपको mRNA दिया है और कोडिंग स्ट्रैंड पूछे तो आपको कुछ नहीं करना, सिमिलर रखना है, पर एक गड़बड़ जरूर आएगी, और वो गड़बड़ ये है कि इसके अंदर आपको थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है, इसमें कोडिंग में होगा थाइमिन, क्योंकि कोडिंग तो डीएनए की स्ट्रैंड है, mRNA कोडिंग स्ट्रैंड तो डीएनए की है, mRNA तो आरएनए है, तो आरएनए में यूरेसिल होगा, यहाँ क्या होगा थाइमिन। तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस आएगा तो सिर्फ थाइमिन और यूरेसिल का, बाकी एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की, इसलिए इसका नाम कोडिंग है। तो देखो टेम्पलेट जो होता है ये तो mRNA की कॉम्प्लीमेंट्री है, बताओ इस mRNA के इस टेम्पलेट के भी कॉम्प्लीमेंट्री कौन है कोडिंग, और टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री कौन है mRNA, तो बताओ ये और ये तो सेम आएंगी, फर्क आएगा थाइमिन और यूरेसिल का। तो आप एग्जैक्ट जो आपको mRNA की दे रखी है उसको ही कॉपी कर दो, बस थाइमिन की जगह क्या लगा दो यूरेसिल। अपन ढूंढते हैं, ये यूरेसिल रहा, तो यूरेसिल की जगह मैं थाइमिन लगाऊंगा, एक के बाद टी, एक के बाद टी, एक के बाद टी, ये दोनों तो गड़बड़ हो गए। कोडिंग स्ट्रैंड के अंदर यूरेसिल आ ही नहीं सकता, ये तो यूरेसिल से ही गलत हो गए। फिर इसने कहा है टी के बाद सी, टी के बाद सी और टी के बाद सी, सी के बाद जी, टी के बाद जी, फिर ए, फिर यू, यू की जगह टी, दोनों में टी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, जी आ रहा है, ए आ रहा है, टी आ रहा है, टी जी ए टी, सी जी ए टी, सी जी ए टी, सी जी ए टी, सी जी, तो दोनों सेम हो गए। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन में गड़बड़ कर रखी है, तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी 5 to 3, आंसर सेकंड। भाई इसकी 5 to 3 है तो कोडिंग की भी क्या होती है 5 to 3, तो ये डायरेक्शन की वजह से गलत हुआ है, अपन अंदर ढूंढ रहे थे, अंदर भी गड़बड़ कर सकता है वो, आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। तो ध्यान रखना ऐसा कोई क्वेश्चन आए टेम्पलेट तो इससे हो जाएगा वो सॉल्व, इसको अच्छे से देख लेना एक बार। आगे का है अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, मतलब जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका अनइक्विवोकल यानी फाइनल या इसके बाद किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, मतलब कंप्लीट प्रूफ या फाइनल प्रूफ किसने दिया ये, तो फाइनली प्रूव किया था किसने, हर्शी एंड चेज ने, इसमें हर्शी एंड चेज होगा कहीं पे, तो ये रहा हर्शी एंड चेज, आंसर फर्स्ट, इसका मतलब फाइनली। आगे आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, पहला कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स रीजन इन न्यूक्लियोटाइड, मतलब इसमें गलती कर दी उसने कि डीएनए पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, तो ये वैसे ही गलत हो गया शुरुआत से ही। अगला लिखा है यूकैरियोट्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड होता है किसके, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर के, तो ये बात उसने बिल्कुल ठीक कही है, तो ये ठीक हो जाएगी। तो फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है, इसमें आंसर हो जाएगा थर्ड। अगला आपसे देखो ये वापस वही रिपीट हो गया, मैं आपसे कहता था क्वेश्चन खूब सारे रिपीट होते हैं, ये रिपीट हो गया वापस। बताओ जेड क्या करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, आई क्या करता है रिप्रेशर, वाई क्या करता है
परमीएज, और ये क्या करता है, ट्रांस एस्टरली। क्वेश्चन आपने उसमें कुछ भी चेंज नहीं किया, सेम टू सेम क्वेश्चन छाप दिया है। अगला क्वेश्चन देखो ये भी क्वेश्चन पहले वाला ही छापा है, मैं वो पढ़ा चुका हूँ कि आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है किससे रिलेटेड है। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किससे रिलेटेड है, तो इसमें क्वेश्चन होगा आपके कहीं ये रहा, इससे रिलेटेड है टीआरएनए, 5S और एसएनआरएनए। आपसे पूछे प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए मतलब एचएनआरएनए की बात कर रहा है, इससे रिलेटेड कौन सा हो गया, सेकंड। एसएनआरएनए ओनली वाला ये गलत हो गया और ये वाला सही। आप मैच करना, एग्जैक्ट सेम ऑप्शन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और अगर आपको 5-10 क्वेश्चन भी ऐसे हाथ लगते हैं जो एग्जैक्ट रिपीट हुए, भाई कंसेप्ट तो बहुतों में रिपीट होगा पर एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ, बताओ कितना फायदा हो गया। उसको आप बाई चांस गलत कर देते, पर यहाँ तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपको एग्जैक्ट पता है क्वेश्चन क्या था, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और टाइम भी कम लगेगा आपको उसमें। तो ये आप इसका आंसर टिक कर लेना फर्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस, ये भी मैं आपको पहले बता दूं, देखो ये भी पहले पीवाईक्यू में आ चुका है। इसमें पूछा है आपसे जो ईएसटी है या एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग जो है ये किसको, तो ये किसको रेफर कर रहे थे, मैंने आपको बताया था जो किसकी तरह ट्रांसक्राइब हो रहा है, आरएनए की तरह। इसमें लिखा हुआ है देखो, ऑल जीन दैट एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, तो ट्रांसक्राइब प्रोटीन की तरह नहीं होते, तो ट्रांसलेट होते हैं, प्रोटीन वाला गलत हो गया। दूसरा ऑल जीन्स वेदर एक्सप्रेस्ड और अनएक्सप्रेस्ड ना, इसमें तो सीक्वेंस एनोटेशन बोलते हैं इसको, सब कुछ को, या जीन तो इसमें है ही नहीं, ऑल कंप्लीट को करते हैं तो उसको सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। और ऑल जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड आरएनए बिल्कुल सही ऑप्शन है। सर्टेन इंपॉर्टेंट ना, तो जो ईएसटी है वो किसको करता है, वो जीन जो सारे किसकी तरह एक्सप्रेस हो रहे हैं, आरएनए की तरह, उनको ईएसटी बोलते हैं। और कंप्लीट जीनोम की सीक्वेंसिंग होती उसको बोलते हैं हम क्या, सीक्वेंस एनोटेशन। इन दोनों को याद रखना, दोनों पूछ लिए गए, आगे भी आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, आरएनए म्यूटेट्स एट फास्टर रेट, बिल्कुल सही है। डीएनए के कंपेरिजन में आरएनए फास्टर रेट से म्यूटेट करता है, वो आपको पता ही है, क्योंकि ये डीएनए आरएनए के कंपेरिजन में, आरएनए डीएनए के कंपेरिजन में क्या है, कम स्टेबल है, तो इसमें म्यूटेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जल्दी होता है। दूसरा कह रहा है वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, बिल्कुल ठीक बात है। जिनके पास आरएनए है डीएनए नहीं है तो उनमें एवोल्यूशन जल्दी होगा। दूसरा यहाँ से आप एक एवोल्यूशन कंसेप्ट भी लिंक कर सकते हो, जिनका शॉर्टर लाइफ स्पान होता है या जिनका लाइफ स्पेन शॉर्टर है, जिनकी लाइफ शॉर्टर है, उनमें नई फॉर्म बनने की स्पीसीज और नई फॉर्म बनने की रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब इवोल्यूशन फास्ट किस में होगा, जिसका लाइफ स्पेन कम है। इन लाइफ स्पेन शॉर्टर होगा तो एवोल्यूशन रेट फास्टर होगी। तो ध्यान रखना, मैं आपसे पूछूं ह्यूमन है और बैक्टीरिया है, एक तो ह्यूमन है और एक बैक्टीरिया है, बताओ किस में एवोल्यूशन फास्ट होगा। तो इसका तो जनरेशन टाइम मतलब एक तरह से 20 मिनट ही है, जनरेशन टाइम 20 मिनट में डबल हो जाता है। ह्यूमन में जनरेशन टाइम ज़्यादा है, नई प्रोजेनी आने में टाइम लगता है। इसका मतलब एवोल्यूशन फास्ट किस में होगा, बैक्टीरिया में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये एवोल्यूशन में भी है। तो इसमें लिख दिया शॉर्टर लाइफ स्पेन का मतलब है जिनका लाइफ स्पेन छोटा है, कम है, उनमें नई जनरेशन फटाफट से आती है, तो फटाफट से पता चल जाएगा क्या म्यूटेशन हुआ है, तो एग्रीगेट होते 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 नई स्पीसीज जल्दी बनेगी। इसको भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज, तो ये आपको पता ही है, फर्स्ट क्रोमोसोम को सबसे लास्ट में 2006 में इसका जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस प्रोसेस वाली जो है वो पूरी हुई है, और ये 2968 जीन रखता था, ये भी ध्यान रखना। इसके ऊपर 2968 जीन थे, मैक्सिमम जीन जिनको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इस पे ही थे। आगे आपसे कहा नेम ऑफ द कंपोनेंट दैट बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ एन ऑपरेरॉन, ऑपरेटर से क्या बाइंड करता है। तो मैंने आज ही आपको बताया है कि जो ऑपरेटर है उसे बाइंड करता है रेप्रेसर प्रोटीन। ऑपरेटर से बाइंड कौन करेगा, रेप्रेसर प्रोटीन, आंसर थर्ड। रेप्रेसर से बाइंड कौन करता है, इंड्यूसर। अब आगे आपको दो स्टेटमेंट दिए, देख पढ़ो इनको। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल ठीक है। डीएनए से आरएनए बन रहा है एक स्ट्रैंड से, वो भी स्ट्रैंड कौन सी है, टेम्पलेट, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक बात है। दूसरा कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजंस इन डीएनए, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। तो ये बात भी ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीनों चीज होती हैं, उसमें स्ट्रक्चरल जीन भी आएगा, प्रमोटर भी आएगा और टर्मिनेटर भी आएगा। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ये रहा। अगला आपसे पूछा है कौन सा साइंटिस्ट है जिसने फॉस्फोरस 32 और सल्फर 35 वाला रेडियो एक्टिविटी वाला
एक्सपेरिमेंट किया था, तो ये कौन है? हर्सेंचियस। हर्सेंचियस सेकंड, इसने तो किया था। ये डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इससे तो प्रूव हुआ था वो। अगला ऑप्शन आपसे कहा आरएनए बीइंग अनस्टेबल एंड म्यूटेट एट फा। देखो वापस मैंने आपको इतनी देर से कह रहा हूँ मैं, वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वही चीज़ें आ रही है बार बार। इसमें पूछा है आरएनए फास्टर रेट से म्यूटेट करता है, अनस्टेबल भी है, ठीक बात है, कम स्टेबल है किससे? डीएनए से। दूसरा कह रहा है आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस डीएनए इजी डीएनए नहीं आरएनए इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। सही बात है। देखो ये कह रहा है कि आरएनए जो है ये डायरेक्टली मतलब आरएनए से सीधा प्रोटीन ही बनना है, डीएनए एक्सप्रेस करेगा प्रोटीन की तरह, तो इनडायरेक्टली हो गया, वो आरएनए पर डिपेंडेंट है, यानी पहले आरएनए बनाएगा फिर प्रोटीन बनाएगा, और आरएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना देगा, तो इजीली एक्सप्रेस कर देगा कैरेक्टर को। दोनों स्टेटमेंट ठीक है इसमें, तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू, ढूंढ लो ये रहा। अगला मैं आपको अभी बता रहा था, जो रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेसर प्रोटीन किससे जुड़ती है? लैक्टोज से। और लैक्टोज जब रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़ जाता है तब इसको इनएक्टिव करता है, वरना ये ऑपरेटर से जुड़ने वाला था। आपसे सिर्फ इतना पूछा इंड्यूसर कौन है, तो इंड्यूसर होता है लैक्टोज। और आपसे पूछे रियल इंड्यूसर कौन है, वहां आंसर जाता है एलोलैक्टोज। आपसे तो यही पूछेगा लगभग, तो लैक्टोज ही है। अब देखना ये क्वेश्चन भी आपको रिपीट मिलेगा, इंड्यूसर लैक्टोज है कोई और है, इससे साफ पता चल रहा है ग्लूकोज गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा था लैक्टोज परमिट्स इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। अब देखो मैंने आपको लैक ऑपरेंट पढ़ाया, उसमें बताया भी है कि जो लैक्टोज को अंदर भेजने का काम करता है वो है परमिएज। ये लैक्टोज के लिए सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, तो आंसर जाएगा परमिएज। पूछता लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में कौन तोड़ता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इसकी एक्टिविटी को कौन बढ़ाता है? तो वो बढ़ाता है ट्रांस एसिटाइलेज। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा? फोर्थ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन वही आपसे पूछा है कि आप ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करो क्या होती है। और आप अभी देखो, अभी जस्ट इससे 2-3 क्वेश्चन पहले हमने कहा है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को डिफाइन करो क्या होती है, पर इसमें थोड़ा सा लफड़ा कर दिया, उसने कहा अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम बताओ। तो ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम कुछ नहीं कहा जाए तो हम कोडिंग स्ट्रैंड के बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, और कोडिंग स्ट्रैंड इस बार भी पूछा गया था नीट जो कैंसिल हुई उसमें, तो ध्यान रखना कि किसके बेसिस पे आईडी लेते हैं। तो सब देखो ये मान लो रीजन था, तो इसमें हम पहले किसको मानते हैं? प्रमोटर को, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन को, और उसके बाद टर्मिनेटर को। तो इसमें कौन कौन से जाएंगे? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ये इसको मानते हैं अप स्ट्रीम और इसको मानते हैं हम डाउन स्ट्रीम, कुछ नहीं कहा जाए तो हम क्या मानेंगे? प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर, कुछ नहीं कहा जाए तो यही आंसर रहेगा। आगे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इकोलाई। इकोलाई के अंदर रेप्लिकेशन प्रोसेस के रिलेशन में आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट डीएनए डिपेंडेंट, ध्यान रखना किसके रिगार्डिंग पूछा है इसने? रेप्लिकेशन। ये भी ध्यान रखना रेप्लिकेशन से रिलेटेड आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3'। बिल्कुल ठीक बात है कि डीएनए पॉलीमरेज या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज 5 to 3 में पॉलीमराइजेशन करता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन इन 1 direction 3 to 5, तो गलत हो गया, 3 to 5 में नहीं 5 to 3 में होता है। फिर कहा था डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे रेप्लिकेशन में, और रेप्लिकेशन में काम आता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ना कि आरएनए पॉलीमरेज, तो ये वैसे ही गलत हो गया। अगला है द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन 5 to 3 एज वेल एज 3 to 5, तो 3 to 5 में नहीं ओनली 5 to 3, आंसर जाएगा इसका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन वही हो, मैच करवा लिया। देखो इसमें कुछ साइंटिस्ट आपको नहीं मिल सकते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछा जाए मिसेल्सन स्टॉल किससे रिलेटेड है? सेमी कंजर्वेटिव। हरगोविंद खुराना किससे रिलेटेड है? जेनेटिक कोड से। आपसे पूछे फ्रेडरिक ग्रिफिथ किससे रिलेटेड है? ट्रांसफॉर्मेशन से। और जैकब मोनार्ड ने कौन सी दी थी? लैक ऑपेरॉन वाला कंसेप्ट दिया था। तो जैकब मोनार्ड ये ज़्यादा फेमस नहीं होगा, शायद आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कम की होगी, ध्यान रखना। ये लैक ऑपेरॉन जो थी वो इनिशियली किसने एक्सप्लेन की है? जैकब और मोनार्ड ने। अगला वही क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं, इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान रखना आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहा है।
और आपको ये दे दिया 3 to 5। अब 3 to 5 आपको टेम्पलेट स्टैंड दिया, लिख दिया है, नहीं भी लिखता तो हम मानते 3 to 5 टेम्पलेट होती है, अभी पढ़ा था हमने। तो ये 3 to 5 दे दी उसने टेम्पलेट, तो ये टेम्पलेट है मान लो, इसके सामने होगी 5 to 3, तो 5 to 3 वाली कौन सी हो जाएगी, कोडिंग। तो ये वाली तो कोडिंग है, और ये वाली कौन सी है, टेम्पलेट। टेम्पलेट उसने दिए, मतलब टेम्पलेट से क्या बनता है, RNA। RNA जो बनेगा, mRNA जो बनेगा टेम्पलेट के सामने बनेगा, ये कौन सा होगा, 5' to 3' होगा। अब आप बताओ, इससे टेम्पलेट से बनेगा, टेम्पलेट का RNA कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कोडिंग के एग्जैक्ट सेम होता है। आपसे सीधा mRNA पूछा है, इसका प्रोडक्ट पूछा है, mRNA में थायमिन होगा नहीं, क्या होगा, यूरेसिल। कहीं थायमिन का लफड़ा, ये दे रखा थायमिन, गलत कर दिया, तो ये तो आ ही नहीं सकता। अब बात करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो देखो टी का कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, सब में डायरेक्शन का कोई लफड़ा किया नहीं है, तो टी का कॉम्प्लीमेंट्री होगा ए, दोनों में ए है, यू है, जी है, यू है, ए। अब यहाँ लफड़ा किया उसने ए और सी का, तो अपन देखते हैं 3 और 3 6, छठवें बेस पेयर पे दिक्कत की इसने, 1 2 3 4 5 6। तो जी के सामने क्या आएगा, सी, सी आएगा, ना कि ए। आंसर जाएगा थर्ड, सीधा कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, इसमें कुछ टफ है नहीं। अगला आपसे पूछा, गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर RNA पॉलीमरेज से रिलेटेड आपको कुछ लिख रखा है, और ये कह रहा है इन प्रोकैरियोट्स RNA पॉलीमरेज इज कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग इन प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। आप मतलब ट्रांसक्रिप्शन में, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन को एलोंगेट करने में क्या RNA पॉलीमरेज कैपेबल है, तो बिल्कुल है। आगे कह रहा है RNA पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद रो फैक्टर टू इनिशिएट, तो ये गलत हो गया, इनिशिएट नहीं टर्मिनेट करता है रो फैक्टर। रो फैक्टर टर्मिनेशन में मदद करेगा, इनिशिएशन में नहीं करेगा। और इसमें ये तो ठीक है, लोग इसमें RNA पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में तो सारे ही काम करता है ट्रांसक्रिप्शन में, ये ध्यान रखना। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट सही है, दूसरा गलत है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, गिवन बिलो स्टेटमेंट्स आर, 2 स्टेटमेंट है आपको इसमें। पहला कह रहा है इन यूकैरियोट्स देयर आर 3 RNA पॉलीमरेज, बिल्कुल ठीक है, इन द न्यूक्लियस इन एडिशन टू द RNA पॉलीमरेज फाउंड इन ऑर्गेनेली। ये एग्जैक्ट लाइन NCERT की है कि 3 मेन RNA पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है। अगर यहाँ ये प्रोकैरियोट्स लिखता, तो अभी मैंने आपको बताया प्रोकैरियोट्स में RNA पॉलीमरेज आपको एक ही मानना है, यही सारे काम करता है, इसमें 3 है। दूसरा कह रहा है ऑल 3 RNA पॉलीमरेज इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियस हैव डिफरेंट रोल्स, तो बिल्कुल ठीक है, सबके अलग अलग रोल है, मैंने आपको बताए भी थे, तीनों के रोल भी बता दिए कौन सा किसको क्या करता है। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। इसमें यूकैरियोट लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बोथ स्टेटमेंट ट्रू, थर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि मैच करो लिस्ट को। आप बताओ हिस्टोन, ये भी देखो क्वेश्चन आपने अगर अब तक के भी ये क्वेश्चन कर लिए तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। आप बताओ यूक्रोमेटिन कैसा है, लूजली पैक्ड, हेट्रोक्रोमेटिन कैसा है, डेंसली पैक्ड, ये दोनों आ चुके हैं। न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन, बताओ हिस्टोन कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है, न्यूक्लियोसोम DNA रैप करने के बाद बनता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, इसको मैच कर लेना। अब आपको यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों को पढ़ना है। इन लैक ऑफ इरॉन द जीन Z कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ध्यान रखना साइडेज एंजाइम है, इसके लिए कोड करता है Z जीन, विच प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, इन एडिशन टू लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन ऑल्सो इंड्यूस लैक ऑफ इरॉन। अब आप बताओ, इसने कहा लैक्टोज के अलावा ये भी इंड्यूस कर सकते हैं, अभी 3 ऑप्शन यही थे, सिर्फ लैक्टोज आंसर गया, इसका मतलब इंड्यूसर है लैक्टोज, तो आंसर जाएगा इसका ओनली लैक्टोज, तो ये गलत हो गई। मतलब पहला सही है, बाकी दोनों गलत हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, आंसर फर्स्ट। तो वही चीज रिपीट हो रही है, आप देखोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने प्रपोज किया था कि जेनेटिक कोड जो है फॉर अमाइनो एसिड्स शुड बी मेड अप टू 3 न्यूक्लियोटाइड। तो ये जेनेटिक कोड 3 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, ये किसने प्रूव किया है, जॉर्ज गैमो ने, ये आपको याद होना चाहिए, साइंटिस्ट का नाम है। तो अब इससे आपको क्या है, इससे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चंस एंटी पूछ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस की हमको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ऐसा आपको कहीं पढ़ने में आता है तो उसको ज़्यादा ध्यान देना है। तो PYQ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इनको नहीं छोड़ना, इनको ऐसे करना है बिल्कुल टिप्स पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच फैक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन।
यानी कौन सा फैक्टर है जो टर्मिनेशन मदद करता है? सीधा बात है, रो फैक्टर है, 2 बार बता दिया। ये पीसीआर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बायोटेक में भी आपने पढ़ा है। पीसीआर में आपसे पूछा है कि जो डीएनए है वो कितना एम्पलीफाई कर जाएगा, उसके लिए इक्वेशन क्या होगी? तो उसके लिए इक्वेशन होती है 2n, इसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल, यानी कितना अमाउंट हो जाएगा डीएनए का आफ्टर n साइकिल, तो 2n है। इसमें और भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आपको स्टेटमेंट दे दिए हैं इसमें 2। पहला कह रहा था आरएनए वर्ल्ड, इन द आरएनए वर्ल्ड आरएनए इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। तो बिल्कुल ठीक है, आरएनए वर्ल्ड में फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल किसको कंसिडर किया है? आरएनए को। और आरएनए से ही क्या बना है फिर? डीएनए, उसमें म्यूटेशन होके। मतलब पहला कौन था? आरएनए था। इवॉल्व टू कैरी आउट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल्स एंड आल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर सम। अब देखो इसने कहा जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, बिल्कुल ठीक है, आरएनए डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं। अच्छा कौन है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टेबली आगे पहुंचाने में? तो वो डीएनए है। ऑल्सो एक्ट एज कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट के लिए बात कर रहा है, इसका मतलब ये एंजाइम की तरह काम करवा रहा है, और एंजाइम की तरह आरएनए काम करता है बिल्कुल 23S और 28S। तो 28S आरएनए तो किस में काम करता है? यूकैरियोट्स में, और 23S किस में करता है? प्रोकैरियोट्स में। ये याद रख सकते हो, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अगला उसने कहा है डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, बिल्कुल ठीक है, पहले आरएनए बना था फिर डीएनए बना था, एंड इज मोर स्टेबल जेनेटिक मटेरियल। तो ये डीएनए ज़्यादा स्टेबल है और डबल हेलिकल है, इसलिए इसमें इजीली कॉम्प्लीमेंट्री भी है, चेंजेस को रेजिस्ट भी करता है, और इवॉल्व बाय इवॉल्व रिपेयरिंग मैकेनिज्म, बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी होती है, इसमें अगर कोई गड़बड़ हो जाए बेस पेयर में तो रिपेयरिंग भी हो जाती है उसकी। तो ये भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। अगला आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन यूकैरियोट्स सेल। भाई ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाले इवेंट्स जो हैं उनके बारे में आपको क्या बताना है? करेक्ट बताना है, यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लिखा हुआ है, यानी ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद वाले इवेंट में। बताओ ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में क्या ट्रांसपोर्ट होता है प्री एमआरएनए टू साइटोप्लाज्म प्रायर टू स्प्लाइसिंग? पढ़ना, ये यूँ कह रहा है, ये मान लो सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है, और ये यूँ कह रहा है यहाँ से प्री एमआरएनए मतलब एचएनआरएनए, इस एचएनआरएनए को आगे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। तो क्या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में एचएनआरएनए का ट्रांसपोर्ट होता है? तो एचएनआरएनए का ट्रांसपोर्ट होता है एमआरएनए का, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है एमआरएनए का, क्योंकि स्प्लाइसिंग न्यूक्लियस में हो जाती है। तो बताओ प्रायर टू स्प्लाइसिंग या आफ्टर स्प्लाइसिंग? आफ्टर। और देखना प्री एमआरएनए लिख रहा है, इसका मतलब एचएनआरएनए की बात कर रहा है, तो ये गलत हो गया, पहला गलत है। दूसरा कह रहा है एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए। ये कह रहा है मिथाइल ग्रुप को आप ऐड कर रहे हो कहाँ पे? 5' एंड पे। तो 7mg यानी 7 मिथाइल ग्वानोसिन को ऐड तो करते हैं एचएनआरएनए में, ठीक बात है। एडिशन ऑफ एडेनिन रेजिड्यू 3' पे, देखो इसको तो बोलते हैं हम क्या? कैपिंग, और इस एडेनिन को जोड़ने को हम क्या बोलते हैं? टेलिंग। तो ये दोनों बात ठीक है। अगला कह रहा है बेस पेयरिंग ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएज। अब बताओ क्या 2 कॉम्प्लीमेंट्री आरएनएज की बेस पेयरिंग कहीं होती है क्या इसके बाद में? तो आरएनए की तो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की तो बेस पेयरिंग होती ही नहीं है, तो ई वाला गलत हो गया। तो बताओ सी सही है, डी सही है। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन, इंट्रॉन को हटा के एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है, तो ये भी होता है। तो बी सी डी ठीक है इसमें, तो बी सी डी कहाँ है? थर्ड में। अगला मैच करना है लिस्ट को, अल्फ्रेड हर्से एंड देखो वही वापस वही की चीज़ें आ रही हैं, ये कितनी बार तो सॉल्व करा दिया मैंने लास्ट 5 साल में। देखो हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड है, यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था? तो ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई पे ट्रांसफॉर्मेशन वाला, और अल्फ्रेड हर्सेट ने ये कंफर्म किया था कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, मैच कर लेना इसको। अगला वही क्वेश्चन आ गया कि हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन्स किस में होते हैं? तो क्रोमोसोम फर्स्ट पे कितने होते हैं? मैंने आपको बताया 2968। थैंक्स। इसका मतलब हमने मॉलिकुलर के बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को रिवाइज किया है, इसको आप अच्छे से पढ़ना, लैक ऑफ पीरियड को भी देख लेना। इसमें से खूब सारे क्वेश्चन देख, इस साल भी हर साल इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप अच्छे से करो। दोबारा मेरा यही सजेशन है
कि आपको लास्ट टाइम पे PYQ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। PYQ आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अदर क्वेश्चन या थ्योरी पढ़ने में पता चलेगा कि किस पे मेरे को बहुत ज़्यादा अटेंशन करनी चाहिए। तो इसको अच्छे से सॉल्व करो और पढ़ते रहो। नीट के लिए अपने लिए सफिशिएंट टाइम मिला है, आपके नंबर अच्छे ही आने वाले हैं। अच्छे से स्टडी करो, हताश नहीं होना है। अभी आपने पढ़ाई स्टार्ट की है तो आपका फ्लो बनने में हल्का सा टाइम लग सकता है भाई। अभी इतने दिन के गैप के बाद हल्का सा आप वापस से वैसा का वैसा करना चाह रहे हो तो एकदम से वो कि वही फ्लो नहीं आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप बस थोड़ी सी हिम्मत रखो और उसी स्पीड, जिस स्पीड से आप पढ़ रहे हो पढ़ते रहो और धीरे धीरे फ्लो में आ जाओ। बन जाएगा फ्लो, 1-2 दिन में अच्छे से फ्लो बन जाएगा, पहले वाली स्पीड आपकी आ जाएगी। थैंक यू।